Welcome kids to your social science class, class 8. Here is your learning buddy Aprajita with a new chapter of geography, chapter number 14. तो इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. नेचुरली जो वेजिटेशन हमें मिलती है, जो नेचर से मिलती है, व्हाट्स दैट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स जो जानवर आसपास हमें जितने भी जंगली जानवर, जो जानवर जंगल्स में रहते हैं, वो सब वाइल्ड लाइफ के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करें. और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करते हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में किस किस तरह के वेजिटेशन हैं? नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया. प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. measures for conservation of forests. Wildlife resources. Wildlife in India. इंडिया में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं, कैसे कंजर्व किए जाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. एज वी नो दैट आवर अर्थ हैज लैंड एंड वाटर. अब अर्थ पे क्या क्या है? लैंड है और वाटर है, धरती और पानी. The landmass of the earth is covered with natural vegetation along with rich wildlife. और जो अर्थ का जो लैंड मास है वो किससे भरा हुआ है? नेचुरल वेजिटेशन से और वाइल्ड लाइफ से. बोथ ऑफ दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज विच आर वैल्यूएबल फॉर द अर्थ्स वेलबींग. और ये दोनों ही क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें दिया है. Natural vegetation can be defined as the assemblage of various plant species without any human interference in an environment. अब natural vegetation जो है ये क्या है? इसे कहा जा सकता है कि ये एक असेंबली, बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग तरह के स्पीशीज प्लांट्स के, और जो कि हमें मिलते हैं, जो कि अवेलेबल हैं नेचर से. किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, किसी ने कुछ नहीं उगाया है, अपने आप नेचर ने हमें दिया है. दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स. अब इसमें जंगल भी आते हैं और घास, जो हमें घास फूस चारों तरफ अलग अलग तरह की घास देखने को मिलती है, और श्रब्स. वेजिटेशन और प्लांट्स इज सेड टू बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ टू हैव अपीयर्ड ऑन द अर्थ, followed by microbes and animals including human beings. अब धरती पे सबसे पहले जो हमें जो चीज़ अवेलेबल हुई है, पहली लाइफ जो आया है, किस में, किस फॉर्म में दिखा है? वो मिला है वेजिटेशन या प्लांट्स के फॉर्म में. ओके. उसके बाद आया माइक्रोब्स एंड एनिमल्स. अब एनिमल्स में कौन? ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है. There are nearly 3,74,000 plant species and 10 million animal species on our earth. कितने प्लांट स्पीशीज़ हैं और एनिमल स्पीशीज़ भी बहुत सारे अवेलेबल हैं. Vegetation plays a very significant role because all forms of life depend on it for survival. अब ये जो वेजिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ है ना, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करते हैं? द ओरिजिन एंड सस्टेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन on the earth is decided by different factors such as climate, land features, rainfall, velocity of wind, distance from the equator, etc. अब ये जो origin है plants का, अलग अलग तरह के plants और animals का किसी भी region में, वो किन factors पे depend करता है? climate पे, land features, rainfall, velocity of wind, distance from equator. Fine.
Plants occur as a distinct group in areas having the same climatic conditions. अब जो प्लांट्स अवेलेबल होते हैं वो एक एक ग्रुप में जहाँ भी जिस भी एरिया में होते हैं वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो उगते हैं. All plants and animals in a particular region are interlinked and interdependent on each other. अब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सब किसी भी एक रीजन के पर्टिकुलर रीजन के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं. तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. दे टुगेदर फॉर्म द इकोसिस्टम. और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलके ये क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं. दिस इकोसिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब ये जो इकोसिस्टम बनता है प्लांट्स और एनिमल्स मिला के ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. अब वो फैक्टर्स क्या हैं इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाले? सॉइल. सबसे पहला आता है सॉइल. द टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ प्लांट वुड ग्रो इन अ सर्टेन एरिया. जिस तरह की मिट्टी होगी, जिस तरह का सॉइल होगा, वो डिसाइड करता है कि किस तरह का प्लांट यहाँ पे उगेगा उस एरिया में. द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन not only plant growth but also animal life in the region. अब ये जो सॉइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना ये केवल प्लांट्स के लिए ही वो डिटरमाइन नहीं करते कि किस तरह का प्लांट उगेगा, वो एनिमल्स के लिए भी होते हैं कि किस तरह के एनिमल्स वहाँ मिलेंगे उस रीजन में. रिलीफ फीचर्स. द रिलीफ फीचर्स ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिसाइड द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ. The kind of soil at a place is determined by the slope of the place, intensity of water and sunlight. अब ये जो रिलीफ फीचर्स हैं कौन कौन से? वो जो सॉइल होता है वहाँ का वो डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है उस जगह का, फिर इंटेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है वहाँ पे और कितना सनलाइट मिलता है. मैन. द इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय मैन बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज. अब ये जो इकोसिस्टम है सबसे ज़्यादा डोमिनेट तो मैन करता है, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं. ही यूजेस दिस सिस्टम फॉर हिज ओन बेनिफिट. और ह्यूमन बीइंग्स इस सिस्टम को, इस इकोसिस्टम को अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. द लोकेशन. प्लांट्स आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस एंड कैन नॉट मूव. अब देखिए एक प्लांट कहीं पे उगता है तो वो इधर उधर चल के तो नहीं जा सकता है, वो तो एक ही जगह पे फिक्स रहता है. दे हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू सीजनल चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अब उन्हें खुद को अडेप्ट करना पड़ता है वहाँ के उस रीजन के जहाँ पे वो उगा है वहाँ का जो सीजनल चेंज है. खुद को सर्वाइव करने के लिए उस प्लांट को उस सीजन को अडेप्ट करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है. Contrary to plants, animals are able to move from one place to another and have a better chance of survival. लेकिन इससे अलग ये जो एनिमल्स हैं ये तो मूव कर सकते हैं, they can move from one place to another, तो इनके सर्वाइवल के और अच्छे चांसेस होते हैं. The yearly migration of animals and birds is a common feature in the world. अब हर साल जो बर्ड्स या एनिमल्स माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाते हैं, अगर एक जगह उनके लिए फेवरेबल नहीं होती, वहाँ वेदर चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से वहाँ वो नहीं रह पाते हैं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे क्योंकि वो मूव कर सकते हैं. विंड. प्लांट लाइफ इज अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ विंड ऑल्सो. अब वेलोसिटी ऑफ विंड भी इफेक्ट करती है प्लांट लाइफ को. विंड चेक्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट through increase in the rate of transpiration. अब इस विंड से ही, विंड की वेलोसिटी से ही जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में ये चेक करता है इसकी ग्रोथ को. ट्रांसपिरेशन चेक करता है इस प्लांट की ग्रोथ को. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? द फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. दे आर द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड एज दे गिव आउट ऑक्सीजन. क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. फाइन. दे आर अ सोर्स ऑफ वुड, मेडिसिन, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स. अब
फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवेलेबल होता है? वुड मिलता है, मेडिसिन है, फूड है और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दे कंजर्व द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन। जितने प्लांट्स लगे होंगे उतना उस एरिया का सॉइल एरोजन कम होगा, नहीं होगा। ओके, दैट्स वाई इट्स सेड कि प्लांट मोर ट्रीज, जिससे कि सॉइल एरोजन ना हो। Unfortunately, man has started to interfere with forests. He has exploited forests out of his greed, and it has resulted in large-scale deforestation. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, मैन ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है फॉरेस्ट में भी, और उसने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया है अपने फ़ायदे के लिए और डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटाई हो रही है पेड़ों की। This has resulted in influencing the environment to a large extent, और इसका सीधा असर पड़ा है environment पे। The people are gradually becoming aware of the importance of trees, and governments of different countries are now paying attention to the plantation of trees. Yet the rate of progress is not very satisfactory. अब लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ट्रीज़ लगाना चाहिए, और अलग अलग कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। लेकिन अभी भी जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो संतोषजनक नहीं है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में किस किस तरह का वेजिटेशन मिलता है? The major vegetation types of the world may be classified as forests, grasslands, scrubs and tundra. इस टाइप के ये हैं मेजर वेजिटेशन के टाइप्स। One may find forests between 60 degree north and 60 degrees south on both sides of the equator. However, the type of trees in these forests depend upon the range of temperature. अब जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ मिलते हैं, किसके बीच में? 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ ऑन बोथ साइड, इक्वेटर के दोनों साइड्स पे। जनरली फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। जनरली जो फॉरेस्ट होता है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एवरग्रीन एंड डेसिडियस। एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट एनी टाइम। Evergreen trees do not shed their leaves all at any time. जो evergreen trees होते हैं वो अपने पत्ते, उसके पत्ते नहीं झड़ते हैं। On the other hand, deciduous trees shed leaves once in a year and generally have broad leaves. लेकिन दूसरी तरफ जो deciduous trees होते हैं वो उसके पत्ते झड़ते हैं साल में एक बार, और उसके कैसे leaves होते हैं, कैसे पत्ते होते हैं? broad, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। Evergreen forests. Now let's read about the evergreen forest. The evergreen forest can be divided into 4 groups: tropical evergreen forest, temperate evergreen forest, Mediterranean forest and coniferous forest. अब इस evergreen forest को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: tropical evergreen, temperate evergreen, Mediterranean forest and coniferous forest. एक एक करके हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। Tropical evergreen forest. The tropical evergreen forests are found in hot and humid areas. जो tropical evergreen forests होते हैं कहाँ मिलते हैं? जहाँ गर्म होता है और humid होता है, नमी ज़्यादा होती है। They are very dense and found in the regions getting more than 200 centimeters average rainfall. ये बहुत घने होते हैं और किस रीजन में मिलते हैं? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है। दे आर जनरली फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स एंड कोस्टल रीजन्स। ओके, कहाँ मिलते हैं? इक्वेटोरियल रीजन और कोस्टल रीजन में। दीज ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स। एवरग्रीन ट्रीज में वेरी फ्रॉम वेरी टॉल ट्रीज टू अंडरग्रोथ। एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत लंबे भी होते हैं, जो ट्रीज होते हैं एवरग्रीन ट्रीज बहुत लंबे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। Now look here, a rubber tree, a rosewood tree, a sandalwood tree. These are all evergreen trees. These trees grow close together. पास पास उगते हैं ये। The thick growth allows the branches of different trees grow together.
This thickness forms a canopy at the top which does not allow sunlight to reach the ground. अब ये पास लगे होते हैं, पास उगते हैं, तो क्या होता है, ये एक दूसरे से इनके जो लीव्स हैं वो उनके जो ब्रांचेस हैं ग्रो करते हैं, थिक ग्रोथ होती है और ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, आमने सामने ऐसे मिल जाते हैं, तो कैनोपी सी बन जाती है. कैनोपी मीन्स अ टेंट लुक आ जाता है एक, जिससे कि क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो ठीक से ग्राउंड तक नहीं आ पाती है, क्योंकि इतने घने जंगल होते हैं ये, और एक दूसरे से जब ये लीव्स सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं तो एक छतरी सी बन जाती है, जहाँ से सनलाइट ग्राउंड तक आना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत कम सनलाइट आती है. The chief varieties of trees found in tropical evergreen forests are mahogany, rubber, rosewood, bamboo, ebony, sandalwood, etc. अब जो चीफ वैरायटी ऑफ ट्रीज जो मिलते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, वो ये वाले हैं. These forests are found in South America, Amazon or Orinoco basins, Africa, Congo and Zaire basins, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Vietnam and New Guinea. These are the places where these forests are found, tropical evergreen forests. Now let's read about the temperate evergreen forests. The temperate evergreen forests are found on eastern coastal margins in mid-latitude regions. ये temperate evergreen forests कहाँ मिलते हैं? Eastern coastal margins में. They are hardwood trees with broad leaves. ये बहुत हार्डवुड होते हैं, हार्डवुड ट्रीज होते हैं और इसके चौड़े पत्ते होते हैं. They are widely found in the southern US, southeastern Australia, east coast of South Africa, southern Brazil and southern China. इन सब जगहों पे ये temperate evergreen forests हैं. The main trees are oak, pine, mulberry, eucalyptus, camphor, bamboo and wattle. These are the main trees of temperate evergreen forests. These trees have immense commercial value और इन trees का बहुत ज़्यादा commercial value भी है. Now comes the Mediterranean forest. These forests are found on western margins of continents between latitudes 30 degree and 40 degree on both sides of the equator. These regions have a dry summer and a wet winter with moderate rainfall. अब इन regions में क्या होता है, ड्राई समर होता है, समर बिल्कुल ड्राई होता है और जो विंटर है, जो सर्दियां हैं वो वेट होती हैं विथ मॉडरेट. और कैसा रेनफॉल होता है, बहुत ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट रेनफॉल मिलता है यहाँ. Trees do not shed their leaves in the dry summer. ड्राई समर में ट्रीज के पत्ते नहीं गिरते हैं. Tree contains waxy leaves and are spiny and small. अब इसकी कैसी लीव्स होती है, वैक्सी, जैसे जब आप वैक्स हाथ में लेते हैं जैसा फील आता है, वैसी लीव्स होती हैं और स्पाइनी होती हैं, कांटे वाली. फाइन, स्पाइन जैसा होता है उस तरह के कांटे वाली और छोटी होती है. These forests are found in regions bordering the Mediterranean Sea, which include Asian, African and European countries. Fine. अब ये जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ मिलते हैं, कौन से रीजन में, जो बॉर्डर करते हैं मेडिटेरेनियन सी को. Other areas are central and southern California, Rhone Valley of France, Cape Town area of South Africa, southern Italy and east coast of Africa. इन सब जगहों पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. The important trees are, अब यहाँ के important trees कौन से हैं, olive, oak, fig, pine, fir, cork, cedar, citrus trees like lemon and orange and chestnuts. Fine, ये Mediterranean forest के कुछ trees हैं. These trees are suitable for cultivation of fruits such as, अब यहाँ these areas, इस एरिया में कौन कौन से fruits का cultivation होता है, plum, peach, almond, grapes, apricot, cherry, walnut, etc. Fine. Now comes the coniferous forest.
These forests cover a wide belt of land in North America, Asia and Europe, situated between 50° north and 70° north latitudes, where winters are long and severe. ऐसी जगहों पे होते हैं ये फॉरेस्ट जहाँ पे जो सर्दियाँ होती है बहुत लंबी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं. In Siberia, they are called taiga. They are seen on the mountain slopes from 1500 to 2000 meter altitudes. Two large areas of South America have coniferous forests. Coniferous forests साउथ अमेरिका के दो बड़े एरियाज में देखने को मिलते हैं. कहाँ कहाँ? द वेस्टर्न कोस्टल लैंड्स ऑफ सदर्न चिली एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजीलियन प्लेट्यू. द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस रीजन. अब कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वहाँ के जो कॉमन ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? इंक्लूड पाइन, सेडर, सिल्वर ट्रीज, हेमलॉक, फिर, स्प्रूस एंड देवदार. Coniferous trees are tall and straight with narrow and needle-like leaves. देखिए ये है coniferous forest. अब देखिए इसके जो leaves हैं ऐसे narrow needle-like होती हैं. Fine? They have great commercial value as their wood is light. इनका बहुत बड़ा commercial value भी है क्योंकि इसका जो wood होता है, जो लकड़ी होती है, बहुत हल्की होती है. Deciduous forests. The deciduous trees shed their leaves in autumn and remain leafless in winter. अब ये जो deciduous forest में जो trees पाए जाते हैं, deciduous trees, ये क्या करते हैं? ये अपने leaves, इनके पत्ते झड़ जाते हैं कब? autumn में, और ये leafless रहते हैं पूरे winters, इनमें leaf नहीं होती. Hardwood is durable. अब hardwood is durable and strong and is not heavy or difficult to work. These forests are found in tropical, subtropical and temperate regions. अब ये जो forests कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में. कौन से फॉरेस्ट? डेसिडियस फॉरेस्ट. Their wood is mainly used in shipbuilding and houses. और इस डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज मिलते हैं उसके वुड को कहाँ यूज़ किया जाता है? शिप बिल्डिंग में और हाउसेस बनाने में. ओके. Now comes the tropical deciduous forests. They are also called tropical monsoon forests and are found in subtropical areas with a distinct dry season. और subtropical areas में मिलते हैं ये with distinct dry season. Southern Asia, parts of Central America, Brazil and northern Australia, New Zealand, southern China, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, Philippines, Thailand, etc. They are less dense than tropical evergreen forest. अब tropical evergreen forest तो बहुत dense forest होता है, लेकिन ये उससे थोड़े से कम dense होते हैं and have less variety, और इसमें varieties भी कम मिलती हैं. The valuable trees of these forests are, अब यहाँ इस forest में tropical deciduous forest में जो valuable trees होते हैं वो कौन कौन से हैं? Teak, sal, sandalwood, acacia, eucalyptus and shisham. ये सब बहुत valuable trees हैं. The mangrove tree are found in swamps and delta region. Now let's read about the temperate deciduous forest. अभी हमने पढ़ा tropical deciduous forest के बारे में, अब हम पढ़ेंगे temperate deciduous forest. These forests are found in temperate coastal regions with cool climate and moderate rainfall. ये कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट कोस्टल रीजन में, और वहाँ यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है और मॉडरेट रेनफॉल होती है. These trees shed their leaves in winter to protect themselves from cold. अब ये जो ट्रीज हैं ये अपने पत्ते इनके झड़ जाते हैं विंटर्स में. They are widely found in New Zealand and southern Chile, Western Europe, northeastern China, Japan and northeastern US. The principal species of trees are, अब यहाँ पे कौन से trees देखने को मिलते हैं? Redwood, poplar, ash, beech, cedar, birch, elm, maple, fir, etc. Okay? अब हम पढ़ेंगे grassland. What is this grassland? Grassland are of two types.
इसके दो तरह के होते हैं ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर कवर्ड विद टॉल ग्रासेस विद shrubs and isolated trees. अभी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये लंबे लंबे घास होती हैं, इसमें ये कवर्ड होती हैं टॉल ग्रासेस से विद shrubs and isolated trees. अलग अलग ट्रीज होते हैं यहाँ पे. These are found in a wide band on the either side of the equator on the edges of tropical rainforests. They are also called the savannas. इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवानास भी बोला जाता है. They have a very long dry season, winter. बहुत लंबा एक ड्राई सीजन होता है इनका जो कि विंटर का होता है. एंड अ वेरी वेट सीजन समर. समर्स में वेट होता है कि रेनफॉल होती है. टेम्परेट ग्रासलैंड हैव वेरियस स्पीशीज ऑफ ग्रासेस लाइक पर्पल नीडल ग्रास. अब अभी तो हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उसमें अलग अलग स्पीशीज मिलते हैं ग्रास के, जो हैं जैसे कि पर्पल नीडल ग्रास, बफेलो ग्रास, गलेटा एंड ब्लू ग्रास, गलेटा एंड ब्लू ग्रामा. The few trees like oak, willow and cottonwood may grow among the grasses. और इन grasses के बीच बीच में oak, willow और cottonwood के trees भी उग जाते हैं. They have hot summer and cold winter. Rainfall is moderate. यहाँ भी rainfall जो है वो moderate होती है. These are found in the interiors of the continents and are known with different names. और ये कहाँ पाए जाते हैं? continents के interiors में, और अलग अलग names हैं इसके. velds, pampas, steppes, puzza and prairies. Okay? Now let's move further. Desert vegetation. Most of the hot and dry deserts are near the Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. अब ज़्यादातर जो hot और dry deserts हैं वो कहाँ मिलते हैं? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn के पास. Rainfall is very little and temperature remains high. यहाँ जो बारिश है वो बहुत कम होती है और टेम्परेचर हमेशा बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है. वेजिटेशन इज रेयर. रेयरली यहाँ पे कोई वेजिटेशन देखने को मिलता है. कैक्टस, अकाशिया, प्रिकली पेयर, ब्रिटल बुश एंड टर्पेंटाइन बुश कैन बी फाउंड. ये कुछ ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो उगते हैं यहाँ. सहारा, कालाहारी, अरेबियन एंड अटाकामा आर सम हॉट डेजर्ट्स. ये सारे हॉट डेजर्ट्स हैं. अब कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं. कोल्ड डेजर्ट्स आर नियर द आर्कटिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. आर्कटिक पार्ट के करीब कोल्ड डेजर्ट्स मिलते हैं. दे हैव स्नोफॉल इन विंटर. सर्दियों में यहाँ पे स्नोफॉल होती है. टेम्परेचर रिमेन्स लो. फ्यू lichens and grasses of mosses grow during summer. और summers में कुछ lichens और थोड़े से mosses, grasses of mosses वो उगते हैं यहाँ. Patagonian, Turkestan, Gobi are cold deserts. ये तीन cold deserts हैं. Now comes the tundra vegetation. Tundra region occurs in the north polar region beyond Arctic Circle. Arctic Circle के नीचे जो north polar region है वहाँ पे tundra region होता है. There is short cool summer season and long cold winter season. यहाँ tundra region में क्या है, जो summer season है वो short होता है और ठंडा होता है, cool होता है, और long cold winter season. अब विंटर सीजन जो होता है वो बहुत लंबा होता है और ठंडा होता है. Sedges, mosses, lichens and grasses grow in summer. समर में ये सब उगते हैं. Poppy, lily, buttercups, birches, willows, junipers, alders, etc. may be seen. ये सब भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे. Now the natural vegetation in India. We can divide the natural vegetation in India under the following types. अब इंडिया का जो natural vegetation है उसको कुछ अलग अलग types में divide किया गया है. The first one is tropical evergreen forest. These forests are found in the regions having above 200 centimeter rainfall, such as Western Ghats
and northeastern states. अब ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इंडिया में, ये कहाँ मिलते हैं? उस रीजन में जहाँ पे 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. These forests have thick and tall trees such as rosewood, bamboo, ebony, teak, sandalwood, rubber tree. Now comes the tropical deciduous forest. ये सब हम इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं. These forests are found in the regions having rainfall between 200 centimeters to 75 centimeters. जहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है वहाँ ये tropical deciduous forests हैं. Such as the Deccan Plateau and Northern Plains. इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्दर्न प्लेन्स में ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं. द इम्पॉर्टेंट ट्रीज आर टीक, साल, शीशम, नीम एंड मैंगो. ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज. थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट. These forests are found in rain-starved regions such as in northwestern desert. जहाँ पे rain-starved मतलब रेन नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, वहाँ ये फॉरेस्ट होते हैं. The common shrubs found in these forests include scrub, bushes, cactus, thorny grasses, date palm, babool, etc. अब जो common shrubs मिल पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में वो ये सब हैं. Next comes the tidal forests. These are found in river deltas such as in Sundarbans. जो river deltas हैं जैसे कि सुंदरबन, वहाँ पे ये tidal forests मिलते हैं. Other deltas are formed by the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. जो दूसरे deltas हैं वो इन rivers से form होते हैं. Sundari tree is the main tree found in this area. और इस area में सबसे मेन ट्री जो है वो है सुंदरी ट्री. Mountain vegetation. The Himalayas have different types of vegetation depending upon the altitude. Altitude पर डिपेंड करता है यहाँ का vegetation. The tropical deciduous forests are found in the lower mountains up to an altitude of 1800 meters. अब हिमालय में जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो लोअर माउंटेन्स जहाँ का ऑल्टीट्यूड 1800 मीटर्स तक है वहाँ मिलता है. Where the common variety is साल. वहाँ की कॉमन वैरायटी क्या है? साल ट्री. From 1800 to 3000 meters altitude, the mixed deciduous and conifers are found. अब 1800 से 3000 मीटर के ऑल्टीट्यूड में मिक्स्ड डेसिडियस और कॉनिफर्स मिलते हैं, such as cedar and deodar. The region higher than this grows pine and birch, which have softwood. अब इससे ऊपर का जो रीजन है वहाँ पे पाइन और birch उगते हैं. Generally, we do not find any vegetation above the height of 4,500 meters. और 4,500 meters से ऊपर के altitude में कोई vegetation नहीं मिलता है. So, this is the natural vegetation. अलग अलग names दिए हुए हैं vegetation के types. कहाँ कौन से हैं? According to the colors it's mentioned. Problems of deforestation. Deforestation का जो problem है वो क्या है? Ideally, 1/3 of the total land surface should be covered with forests. होना तो ये चाहिए कि 1/3 of total land surface forest से cover होना चाहिए. But there has been immense loss of forest areas in the world. Commercial exploitation of temperate, evergreen and coniferous forest is very high. अब जो commercial point of view से जो exploit हो रहा है temperate, evergreen और coniferous forest, इन दोनों का बहुत ज़्यादा exploitation हो रहा है. In India and other monsoon countries of South and Southeast Asia, rosewood, teak, sandalwood and mahogany are the valuable species which have been used commercially to a large extent. अब इन सब ट्रीज़ का ये जो वैल्यूएबल स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की, इनका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है. द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एट प्रेजेंट इज़ mere 22% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस. टोटल लैंड सरफेस का केवल 22% फॉरेस्ट है इंडिया में. जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन हाउ दिस डिफॉरेस्टेशन हैज़ harmed the environment. 2. Deforestation. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture. Deforestation is the harmful use of land for agriculture.
Measures for conservation of trees, of forests, sorry. Measures for conservation of forests. Forest के conservation के लिए क्या क्या steps लिए जा रहे हैं? Some essential measures of conserving forests are as follows. Afforestation. पहला है afforestation. One of the most important measures of forest conservation is to plant more trees. ज़्यादा से ज़्यादा trees लगाना. It is essential that another tree is grown in place of the one that is cut down. अगर कोई पेड़ काटा जा रहा है तो उसकी जगह पे एक और पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है. Awareness among people. All communities should be made aware of the value of forest. जितनी भी communities हैं सबको aware करना चाहिए, इसकी value बतानी चाहिए forest की कि क्या value है forest की. People living near forests should be made aware of the danger of forest fires and how they cause depletion of forest resources. और जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको फॉरेस्ट फायर के बारे में अवेयर करवाना चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान होता है और डिप्लीशन कैसे कर रहे हैं वो फॉरेस्ट रिसोर्स का, ये सब उनको अवेयर करवाना है लोग जो वहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट के आसपास. कंट्रोल ऑफ अर्बन ग्रोथ. Unplanned expansion of major cities has resulted in depletion of this vital natural resource. अब ये जो cities का expansion हो रहा है ना, अलग अलग जगह पे जो cities develop हो रही हैं और forest काटे जा रहे हैं, वहाँ पे construction हो रहा है, ये एक major cause है depletion का इस vital natural resource का. Control over grazing. Grazing leads to destruction of forests. There should be restrictions on grazing of cattle. ये जो कैटल्स को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है ग्रासलैंड्स में, ग्रास चरने के लिए, घास चरने के लिए, ये कम करना चाहिए. That should be reduced क्योंकि इससे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है. Now comes the wildlife resources. Wildlife refers to animals, birds and insects which live in their natural habitat. अब वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? जो बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो बनाते हैं एक वाइल्ड लाइफ. Over 1 million kinds are already known and catalogued. Many new animals, especially small ones, are discovered every year. हर साल कोई ना कोई नया छोटा एनिमल डिस्कवर किया जाता है. The greatest variety of wildlife is found in the tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है वाइल्ड लाइफ की. एनिमल रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड क्रीचर्स लाइक अमीबा टू कॉम्प्लेक्स टाइप लाइक एलिफेंट. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स. एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है और डेजर्ट है. अ सुटेबल हैबिटेट कैन मीट ऑल द नीड्स, फूड, वाटर, शेल्टर फॉर ऑफ एनिमल्स लिविंग देयर. और जो एनिमल जहाँ पे रहते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, वहाँ उनको हर चीज़ मिलती है, फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर भी मिलता है. विद इन द हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर एंड इंटरैक्ट. और उस हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट अफ्रीका. There is plenty of wildlife in Africa. अफ्रीका में बहुत वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है. Many wildlife sanctuaries and national parks have been developed here. और यहाँ अफ्रीका में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स बनाए गए. Elephants, wild buffaloes. Now see the animals which are found. Elephants, wild buffaloes, snakes, pythons, monkeys, hippopotamus and rhinoceros are found in forests and swamps. ये सब animals यहाँ forest में और swamps में मिलते हैं. North America. In the extremely cold climate in the northern part of this continent. North America means northern part में, इस continent के अमेरिका के northern part में animals have thick fur to keep themselves warm. उनके फर बहुत thick होते हैं जिससे कि उनको गर्माई मिलती रहती है. Some of them are Arctic foxes, reindeer, musk oxen, polar bears, sable and blue foxes. In the pine forest, the animals found are moose, elks, caribous, etc. जो pine forest है वहाँ पे ये कुछ animals जो हैं वो ये हैं.
इन द प्रेरीज, अब प्रेरीज में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? देयर आर बाइसन, रैबिट्स एंड डॉग्स। और बाकी जगहों पे एल्सवेयर hares, badgers, beavers, bears, hedgehogs, etc. can be found. Now South America. There is, now see, this is musk oxen, blue fox and caribou. Okay? देखिए कितना thick fur है इनका, जिससे कि ये गर्म रख सके खुद को. South America. There is a rich diversity of wildlife, especially in the Amazon basin. साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसिन में थिक डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ की. रेहस एंड कैंडर्स आर टिपिकल बर्ड्स. ये दो टिपिकल बर्ड्स हैं जो यहाँ देखने को मिलती हैं. फॉरेस्ट आर फुल ऑफ मैमल्स लाइक मंकीज, प्यूमास एंड जैगुआर्स. जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे मैमल्स हैं अलग अलग तरह के. कौन कौन से? मंकीज, प्यूमास और जैगुआर्स. Alligators, giant turtles and many varieties of snakes like anaconda are found in marshland. और marshland में alligators, giant बड़े बड़े turtles जो होते हैं, giant turtles, और varieties of snakes भी मिलते हैं. Anteaters and armadillos are the ancient mammals of South America. बहुत पुराने mammals हैं ये anteaters और armadillos जो कि South America में होते हैं. Llamas are found in the Andes Mountains. Now comes Australia. अलग अलग जगहों के, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग तरह के जो वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, that we are reading about. It has some unique animals and birds which are not found in other continents. अब बाकी कॉन्टिनेंट्स में कुछ एक चीज़ यहाँ पे हैं ऐसे यूनिक एनिमल्स और बर्ड्स जो कि बाकी किसी कॉन्टिनेंट में नहीं मिलते हैं. द मोस्ट फेमस मार्सुपियल इज कैंगरू. कैंगरू इज ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. सो ओके, ऑस्ट्रेलिया में ही कैंगरूज मिलते हैं. डिंगो एंड वाइल्ड डॉग इज द नेटिव कार्निवर्स एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अदर एनिमल्स इंक्लूड कोआलाज एंड प्लेटिपस. Birds include emus, lyrebirds, kingfishers, and kookaburras and eagles. Now let's read about Asia. It has an extremely varied wildlife. Its temperate region have herons. अब यहाँ कौन कौन से animals मिलते हैं? Herons, peacocks, cranes, bears, foxes, and squirrels. फर बेयरिंग एनिमल्स लाइक, अब जिनके फर होते हैं वो कौन कौन से हैं? लाइनेक्स, मिंक्स, सेबल्स, पोलर बेयर्स, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन द टाइगा एंड टुंड्रा रीजन्स ऑफ एशिया. एशिया के टाइगा और टुंड्रा रीजन्स में ये सब एनिमल्स मिलते हैं. इट्स ट्रॉपिकल रीजन हैव, अब ट्रॉपिकल रीजन में एशिया के ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? मंकीज, स्लॉथ्स, स्नेक्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोस एंड लायंस. ओके चिल्ड्रन, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को. यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव वाइल रीडिंग द चैप्टर. ओके, बिकॉज ऑल द कॉन्टिनेंट्स, हम सारे कॉन्टिनेंट्स के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं. यूरोप. It has limited wildlife as most of the forests had been cleared to provide land for farming. अब यूरोप में बहुत लिमिटेड वाइल्ड लाइफ मिलता है क्योंकि वहाँ जो लैंड है उसको साफ कर दिया गया है. किसके लिए? फार्मिंग के लिए. वाइल्ड एनिमल्स सच एज मस्क ऑक्सन, बाइसन एंड कैमियोज कैन नाउ बी सीन ओनली इन जूज और सैंक्चुरीज. यहाँ पे ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, मस्क, ऑक्सन, बाइसन और कैमियोज, ये केवल कहाँ देखने को मिलते हैं? वहाँ जूज में या सैंक्चुरीज में. द वेरी वेल नोन बर्ड्स इंक्लूड पैट्रिजेस, डक्स, लार्क्स, कुकूज, स्काईलार्क्स, नाइटिंगल्स एट्सेट्रा. रैबिट्स, हेयर्स, डियर एंड फॉक्सेस आर स्टिल हंटेड इन यूरोप. अभी भी इनकी हंटिंग होती है कि इनकी रैबिट्स, हेयर्स, डियर और फॉक्सेस की. But the fur-bearing animals like minks, ermines and sables are now raised on fur farms. और ये जो fur-bearing animals हैं इनको fur farms में raise किया जाता है. Polar bears
wolves, wild sheep and sagas, native antelope still live free in mountains and steppes. Mountains और steppes में जो polar bears है, wolves हैं, wild sheep है, ये free घूमते हैं. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. अभी तक तो हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में. लाइक ऑल अदर फीचर्स, इंडिया इज ब्लेस्ड विद अ रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ टू. अब जैसे और दूसरे फीचर्स हमने देखे इंडिया के, वैसे ही इंडिया ब्लेस्ड है किससे? वाइल्ड लाइफ से. ओके, वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया में बहुत अलग अलग तरह की है. There are over 350 species, children. 350 species से भी ज़्यादा animals की है यहाँ इंडिया में. 12,000 species of birds and over 30,000 species of insects, fishes and reptiles. Just look, कितनी variety है इंडिया में. Much of the wildlife found here is unique to India. The important animals found here include black buck, one-horned rhino, antelopes, lions, Kashmir stags, tigers, nilgais, bisons, etc. Now the conservation of wildlife. Wild animals are killed for meat, skin and other parts. अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है किसके लिए? उनके मीट के लिए, स्किन के लिए और दूसरे पार्ट्स के लिए. दिस हैज़ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब इससे जो वाइल्ड लाइफ है ये डेंजर में आ गया है. द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. अब इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं. Habitat conservation. When a habitat is destroyed, there is every possibility that the wildlife living there will also be destroyed. अगर एक habitat को नष्ट किया जाता है तो possibility ये भी है कि वहाँ का जो wildlife है वो भी destroy हो जाता है. So it is important to conserve habitats. इसलिए habitats को conserve करना बहुत ज़रूरी है. habitats को बचाना बहुत ज़रूरी है. Legal provisions. To conserve wildlife, efforts are made at the international level, but the local governments too should make suitable laws and execute them properly. अब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी सूटेबल एक्शन लेना ज़रूरी है और उनको भी लॉज बनाने ज़रूरी है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है. Establishment of national parks and wildlife sanctuaries. National parks and sanctuaries are established in different countries to protect and preserve plant and animal life. अब sanctuaries बनाए जा रहे हैं, national parks बनाए जा रहे हैं अलग अलग countries में, किसको बचाने के लिए? Plant and animal life को बचाने के लिए. A national park is an, अब क्या होता है ये national park? is an area where grazing, hunting or cultivation are not permitted. वहाँ पे ना तो grazing कर सकता है, कोई animal graze करवा सकता है, या hunting हो सकती है, cultivation. On the other hand, a sanctuary is a place where birds and animals can live and be protected. और sanctuary एक ऐसी जगह है जहाँ animals और birds रह सकते हैं और वो protected भी हैं, वहाँ पे उनको बचाया जा सकता है. Conservation of wildlife in India. Despite high density of population and increasing threat to wildlife, India supports of a very rich variety of plant and animal life. जो हम population जो है वो बहुत high है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन फिर भी इंडिया सपोर्ट करती है रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. Now see, these are the national parks in India. Just go through this. This sign is ये जो green में है wild national park कहाँ कहाँ है ये, फिर wildlife sanctuary कहाँ कहाँ है, it's mentioned here. Then this blue is bird sanctuary, where are these, and this is tiger sanctuary. The government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972. अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था, कब? 1972 में.
which prohibits the killing of lions, tigers and Indian rhinos, swamp deers and Indian elephants. इन animals के hunting पे रोक लगाई गई थी. It also bans the export of products from these protected animals, और इन protected animals का export करने से भी ban लगाया गया है. Fact to know. The highest national park in India is in Jammu and Kashmir named Hemis. जो highest national park है इंडिया में वो है जम्मू कश्मीर में. इसका नाम क्या है? Hemis. It is scattered in 4,400 square kilometers. 4,400 square kilometers में फैला हुआ है ये national park. Now children, as we have gone through the whole chapter, तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं जो हमने अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं. लेट्स गो थ्रू देम. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. Natural vegetation in India includes tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny and scrub forest, tidal forest and mountain vegetation. जो natural vegetation है इंडिया की वो इन parts में divided है. Different measures for the conservation of forests can be. अब क्या क्या measures हैं forest को conserve करने के लिए? Afforestation, awareness among people, control of urban growth and control over grazing. Wildlife can be conserved by adopting some measures such as habitat conservation, legal provisions and establishment of national parks and sanctuaries. So this was all in this chapter children. जो हमने इसमें natural vegetation पढ़ा और क्या पढ़ा हमने? wildlife के बारे में पढ़ा. So now children, let's do the exercise here. Objective type questions. Take the right options. Dash forests have thick and tall trees. Thick and tall trees कौन से forest में पाए जाते हैं? Tropical evergreen, tropical deciduous, both. Thick and tall trees are found in tropical evergreen forests. The Government of India passed the Wildlife Protection Act in 1972, 1982, 1992. It was passed in 1972. Arctic fox is found in Africa, North America, South America. Arctic fox is found in South America. Dash provide natural habitat for animals. Forests, grasslands, or both. Both provide, forests and grasslands both provide the natural habitat for animals. So take care. Now fill in the blanks. Dash are said to be the first forms of life to appear on the earth. सबसे पहला फॉर्म लाइफ का जो अर्थ पे दिखा था वो क्या था? Plants. They are the plants. The ecosystem is dominated by Dash due to his special abilities. By man. The ecosystem is dominated by man. The two types of deciduous forests are Dash and temperate. They are the tropical deciduous forest and the temperate deciduous forest. Fine? Generally, we do not find any vegetation above the altitude of Dash meters. कितने altitude से ऊपर जाके vegetation नहीं मिलता है? It's above 4,500 meters. Fine children? So here we end up with our chapter and there were many things to learn in this chapter. So go through this chapter again. इस chapter को फिर से पढ़िएगा, अच्छे से read कीजिएगा and then you'll come to know more in this chapter. You'll learn more. You'll be able to learn easily this chapter. Fine children, so stay tuned for the new video. We'll meet soon with a new chapter again to read. So bye bye, take care and keep learning.